नमस्कार साथियों। एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, हम लोग इंग्लिश पेडागोजी के प्रतिदिन वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी क्रम में आज का ये वीडियो आपके लिए है। तो पहला प्रश्न कर रहा है, लैंग्वेज इज मतलब भाषा है। भाषा क्या है? अ लिंग्विस्टिक अरेंजमेंट मतलब आपका एक भाषाई व्यवस्था। अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स मतलब प्रणालियों का प्रणाली। बिल्कुल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि जो आपका भाषा है, लैंग्वेज है, वह कोई विचारों का ही नहीं है कि विचारों का आदान प्रदान करना या अक्षरों का कोई समूह नहीं है। इसमें क्या है, हर एक नियम दूसरे नियम के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए अ सिस्टम ऑफ सिस्टम मतलब हर एक प्रणाली दूसरे प्रणाली के साथ ज्वाइंट में है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जैसे सी ऑप्शन कर रहा है, डेवलपमेंटल ग्रामेटिकल सिस्टम, बिल्कुल गलत। ऑपरेटर एंड साउंड्स भी आपका गलत। तो कौन सा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जीवा रीड्स अ टेक्स्ट लुकिंग फॉर सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का मतलब है विशिष्ट सूचना के बारे में। व्हाट इज दिस रीडिंग नॉन एज मतलब हम लोग इसे क्या कहते हैं? जब हम लोग विशेष सूचना की खोज में निकलते हैं, विशेष सूचना के बारे में जानकारी लेनी होती है, तो आपका किसमें आता है? स्कैनिंग, विशेष सूचना। उसके बाद स्कीमिंग में क्या आता है? स्कीमिंग में आपका जल्दी तीव्र गति से पढ़ना, जल्दी पढ़ना, तीव्र पढ़ना मतलब कुल मिला के किसी विचार को समझने के लिए पढ़ना। फिर रैपिड रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग, ये दोनों तो उत्तर ही नहीं है, क्योंकि रैपिड रीडिंग का मतलब क्या है? तीव्र पठन, और इंटेंसिव रीडिंग का मतलब गहन पठन। तो ये आपके उत्तर में है ही नहीं, इन दोनों में कंफ्यूजन थी। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, विशिष्ट सूचना की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मूविंग फ्रॉम मीनिंग टू फ्रॉम इन ग्रामर लर्निंग इज। इसका मतलब यहाँ देखिए कह रहा है लर्निंग मीनिंग टू फ्रॉम इन ग्रामर लर्निंग इज। मूविंग फ्रॉम मीनिंग मतलब जो व्याकरण सीखने में है, वो अर्थ से रूप की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? दरअसल अर्थ से रूप की ओर बढ़ना, ये आपका कुछ इंडक्टिव मेथड जैसा होता है। कैसा होता है? इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या है? पहले आपको कुछ उदाहरण विशिष्ट ढंग से प्रस्तुत किए जाएंगे, फिर रूल्स के बारे में बताया जाएगा। जैसे ए ऑप्शन करा, लर्नर्स यूज द ग्रामेटिकल आइटम विद अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कवर द रूल्स लेटर। मतलब कि आपको कुछ विशेष प्रकार से उदाहरण, फिर उनके रूल, ग्रामेटिकल रूल्स मतलब व्याकरण के जो नियम है, उनके बारे में समझा जाएगा। दिस इज अ नेचुरल, यह एक तरीके से प्राकृतिक रूप है। कौन सा? ए ऑप्शन सही जा रहा है। सेकंड बी ऑप्शन क्या कर रहा है, लर्नर्स आर मेड टू लर्न द रूल्स फर्स्ट अप्लाई देम लेटर। इसका मतलब है कि शिक्षार्थी पहले नियम सिखाया जाता है, फिर उसका उपयोग कराया जाता है। गलत है। यहाँ टीचर टीच द रूल्स फर्स्ट एंड लर्नर्स यूज द थ्रॉक ड्रिल्स मतलब पहले आपको नियम पढ़ाता है, फिर उसका अभ्यास कराता है। ये भी गलत। ए ऑप्शन ही आपका सही है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड यू प्लेस एज द मोस्ट सुटेबल असेसमेंट टास्क फॉर लर्नर्स। मतलब आपको असेसमेंट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा शैक्षिक शिक्षार्थियों के लिए बोलने संचार कौशल में विकसित करने के लिए कौन सा मूल्यांकन सबसे उपयुक्त माना जाएगा? मोस्ट सुटेबल असेसमेंट की बात किसके लिए? इसकी एबिलिटी टू डेवलप स्पीकिंग मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स, संचार कौशल के लिए। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या है, राइट। ए ऑप्शन का रहा राइटिंग अ स्पीच इन अ गिवन सिचुएशन मतलब कि दी गई स्थिति में भाषण लिखना, बिल्कुल गलत। डिस्क्राइबिंग अ सीन फ्रॉम प्ले मतलब नाटक के किसी दृश्य का वर्णन करना, बिल्कुल अभी इसको हम लोग कट नहीं करेंगे। नेक्स्ट
लिसनिंग टू एन ऑडियो टेक्स्ट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट। इसका मतलब कि आपको किसी ऑडियो टेक्स्ट को सुनना और उस पर प्रतिक्रिया देना। अभी इसको भी हम लोग क्लियर नहीं कर रहे हैं। प्लेइंग अ कैरेक्टर इन अ रोल प्ले मतलब नाटक, रोल प्ले मतलब नाटक। तो ये आपका है, तो इसमें कौन सा सही है? डी ऑप्शन सबसे सुटेबल है, क्योंकि जो नाटक है ना, नाटक में बच्चा क्या करता है, असल जिंदगी जैसे बात करता है, असल जिंदगी जैसे। जैसे हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, ठीक उसी ढंग से रोल प्ले के बारे में चर्चा होती है। कौन सा आपका डी ऑप्शन, बी और सी दोनों में सबसे सुटेबल है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें बच्चा असल जिंदगी जैसे बात करता है। इसमें बोलने के उतार चढ़ाव, आत्मविश्वास और संवाद करने की क्षमता की जा सकती है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। और यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहा है, संचार कौशल की बात कर रहा है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब निम्नलिखित में से सीखने के लिए मूल्यांकन है। इसकी बात कर रहा है, सीखने के लिए मूल्यांकन की बात। अब इसमें ए ऑप्शन क्या है, असेसमेंट डिजाइन्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस एट द रीजनल लेवल टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द टर्म, मतलब सत्र के अंत में छात्रों की प्रगति की निगरानी। सत्र के अंत में, तो अब बताइए सत्र के अंत में छात्रों की प्रगति की निगरानी करना ही सीखने का मूल्यांकन है? बिल्कुल नहीं, गलत। फिर बी ऑप्शन क्या कर रहा है, असेसमेंट्स डिजाइन टू नॉन नो स्टूडेंट प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब वर्ष के अंत में छात्रों की प्रगति जानने के लिए डिजाइन किया गया मूल्यांकन, ये सही है। ये भी आपका गलत है। सी ऑप्शन क्या करा, असेसमेंट्स डिजाइन टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव स्टूडेंट प्रोग्रेस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब शिक्षण अधिगम के दौरान ही जो मूल्यांकन किया जाता है वही आपका सबसे बेस्ट होता है। हम लोग इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। किसके? फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मतलब वह मूल्यांकन जिसका जब हम लोग सीखने और सिखाने के दौरान बच्चे को फेल या पास करने के मकसद से नहीं, सीखने या सिखाने के दौरान प्रस्तुत करते हैं, और उस समय जो निगरानी होती है सुधार के लिए, वो कहलाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, अ क्लासरूम इन प्राइमरी क्लासेस हैज कार्टून बुक्स, स्मॉल बुक्स ऑफ 10 pages with lots of illustration illustration and newspaper for learners to read as as and when get time. What does the classroom attempt to do here? इसका मतलब है कि जो प्राइमरी कक्षाओं में एक कमरा है, उस कमरे में पुस्तक चित्र वाली 10 पन्नों की पेज किताबें हैं और समाचार पत्र रखे हैं। ये किस लिए? जिससे कि जो बच्चा है, शिक्षार्थी है, वो समय मिलते ही उनको पढ़ सके। इसमें आप कक्षा के लिए क्या प्रयास कर रही हैं, उसका आपको उत्तर बताना है। इतना बड़ा प्रश्न है। अब ए ऑप्शन क्या कर रहा है, क्रिएटिंग अ प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, मतलब प्रिंट रिच वातावरण। जब आप किसी कमरे में या किसी क्लासरूम के चारों तरफ पढ़ने की सामग्री लगा देते हैं, उसी को कहा जाता है प्रिंट रिच सामग्री, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बच्चा अनजाने में भी पढ़ लेगा, शब्दों को पहचानना सीख जाएगा। तो ए ऑप्शन क्रिएटिंग अ प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, वह प्रिंट रिच वातावरण का निर्माण कर रही है, तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एंगेजमेंट विथ लैंग्वेज? इसका मतलब कि
भाषा के साथ जुड़ाव क्या है? अब इसमें ए ऑप्शन कर रहा है लर्नर्स लर्न द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि जो शिक्षार्थी हैं भाषा के नियम सीखते हैं, भाषा का जुड़ाव इसमें नहीं आता, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या कर रहा है टीचर्स वर्क विथ लर्नर्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग, मतलब आपके जो शिक्षक भाषा सीखने के लिए शिक्षार्थियों के साथ काम करते हैं, बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन लर्नर्स डिकोड द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग, मतलब कि जो हमारे शिक्षार्थी हैं अर्थ समझे बिना शब्दों और वाक्यों को क्या करते हैं डिकोड डिकोड करते हैं, तो ये भी आपका गलत है। लर्नर्स वर्क इन एंड वर्क विथ लैंग्वेज और पर्पज, मतलब कि जो शिक्षार्थी हैं वो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भाषा में और भाषा के साथ काम करते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है कि भाषा के इस्तेमाल का जो उद्देश्य है, इसमें आप कहानी सुन सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं, न कि रट्टा मारा जाए। इसलिए आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है अ टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स इन क्लास आई हाउ टू राइट द लेटर्स of their alphabets. She described where to start and how to move for writing the letters of the alphabets. What does she try to make her learners understand? मतलब एक शिक्षिका है जो क्लास वन में, क्लास आई नहीं है, क्लास फर्स्ट है, क्लास वन में जो है दिखाती है क्या वर्णमाला के अक्षर कैसे लिखे जाते हैं, इसके बारे में बताती है। फिर कहाँ से शुरू करना है और किसके बारे में अक्षर कैसे लिखें, कैसे मुड़ना है, इन सब के बारे में। तो वह शिक्षार्थियों को क्या समझाना चाह रही है या क्या समझाने, अंडरस्टैंड टू लर्नर्स मतलब शिक्षार्थियों को क्या समझाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है राइटिंग स्किल्स, बी ऑप्शन का राइटिंग रूब्रिक्स और सी ऑप्शन मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो है शिक्षिका लिखने की तकनीक के बारे में सिखा रही है। मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग मतलब बच्चे पेन कैसे पकड़ना है, अक्षर कहाँ से शुरू करना है, हाथ कैसे घुमाना है, इन सब की बात कर रही है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है व्हाट इज प्रोडक्टिव वोकैबुलरी। प्रोडक्टिव वोकैबुलरी को हम लोग एक्टिव वोकैबुलरी भी कह सकते हैं क्योंकि ये सक्रिय भूमिका निभाती हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो सक्रिय रूप से खुद बोलते या लिखते समय हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उन्हें एक्टिव। जिन्हें हम लोग लिखते समय बोल तो सकते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनको कहा जाता है क्या पैसिव वोकैबुलरी। अब यहाँ पर दे रहा है ए ऑप्शन वर्ड्स विच वी रिकॉग्नाइज एज वी हियर एंड रीड, मतलब कि वे शब्द जिन्हें हम किसी के बोलने पर याद करते हैं, पढ़ने पर पहचानते हैं, नहीं, गलत। वर्ड्स विच वी मे रिकॉल व्हेन वन स्पीक्स, मतलब कि वे शब्द जो बोलने पर याद किया जाता है, तो ये भी आपका गलत है। वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, मतलब हम सुनने और लिखने के दौरान पहचानने में विफल होते, सॉरी बोलने में करते हैं, किसके लिए वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग का मतलब है कि वे शब्द जिनका उपयोग हम लिखने या बोलने में करते हैं, तो आपका सी ऑप्शन ही सही है। वर्ड्स विच वी फॉल्स रिकॉग्नाइज व्हाइल लिसनिंग एंड राइटिंग, मतलब वे शब्द जिन्हें हम सुनने या लिखने के दौरान पहचानने में ही विफल हो जाते हैं, तो ये भी आपका गलत है। कौन सा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये एक्टिव वोकैबुलरी हैं जिन्हें हम बोलने या पढ़ने के समय, लिखने के समय इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, मतलब भाषा सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नॉट ट्रू, सही नहीं है, इसके बारे में हमको बताना है। अब इसमें कह रहा है मदर टंग सपोर्ट्स बेटर कॉग्निटिव ग्रोथ, मतलब जो मातृभाषा है बेहतर संज्ञानात्मक विकास में सहायता करती है, तो ये आपका सही है। हमें नॉट के बारे में बताना है, गलत के बारे में। अब सेकंड बी ऑप्शन क्या कह रहा है मदर टंग इंटरफेयर्स इन द लर्निंग अदर लैंग्वेज, मतलब मातृभाषा दूसरे भाषाओं को सीखने में इंटरफेयर बाधा डालती है
यही आपका गलत है। बिल्कुल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर बाधा नहीं डालती है, सहायक होती है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच अप्रोच टू राइटिंग कुड बी स्टार्टेड एज लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग। मतलब लेखन के दृष्टिकोण से लिखकर सीखना, लिखना सीखना के रूप में शुरू किया जा सकता है। ये आपका प्रोसेस अप्रोच बिल्कुल आपका सही है। प्रोडक्टिव अप्रोच गलत है। उसके बाद यहाँ पर सी और डी ऑप्शन भी आपका गलत है। थोड़ा सा प्रोसेस अप्रोच के बारे में जानिए। प्रोसेस अप्रोच क्या है? यह लिखने की एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? लिखने की प्रक्रिया। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें पहले विचार आते हैं दिमाग में, फिर ड्राफ्ट बनाए जाते हैं, फिर ड्राफ्ट के बाद उन्हें सुधारा जा सकता है। तो ये प्रोसेस अप्रोच के अंतर्गत आता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? टीचर ऑफ टीचर ऑफ क्लास थर्ड while teaching her learners adjective ask her learners to list out words which describe the person or things in the given sentence through discussion with peers. What is this way of teaching vocabulary known as? मतलब यहाँ पर एक शिक्षिका है, वो कक्षा 3 के छात्रों को विशेषण पढ़ाते समय उन शब्दों की सूची देती है। एक मतलब विशेषण के लिए शब्दों की सूची दे रही है और ये जो वाक्य है, दिए गए वाक्य में व्यक्ति या वस्तुओं का वर्णन करने के लिए करती है और फिर कहती है कि फिर यहाँ पर शब्दावली के सिखाने का यह तरीका किस रूप में जाना जाता है। देखिए वो शब्दों से खेल रही है। किससे? शब्दों से। किसके? एडजेक्टिव वोकैबुलरी। यहाँ पर शब्दों के अर्थ के बारे में कर रही है। तो जब शब्दों का अर्थ किसी वाक्य या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सिखाया जाता है तो उससे क्या होता है? बच्चा जल्दी समझ जाता है। और ये किसमें आता है? ये आता है आपका वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। टी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? यानी एनईपी 2020 की बात कर रहा है। यानी जो नई शिक्षा नीति है आपकी, नई शिक्षा नीति में जो 2020 है, इसमें क्या कहा गया है उसकी बात कर रहा है। तो इसमें कहा गया है 5334। मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ जो 5 है, 5 क्या है? आपका फाउंडेशनल है। क्या है? फाउंडेशनल। फाउंडेशनल में कौन कौन से आएगा? 3 साल तक आंगनवाड़ी और कक्षा 1 और 2। फिर आपका 3 आता है। 3 है प्री प्रिपरेटरी। इसमें आपके कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक। फिर आपका 3 है, इसमें आएगा मिडिल, जिसे हम लोग जूनियर भी कहते हैं, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। फिर आपका क्या है? 4, इसको हम लोग सेकेंडरी भी कहते हैं, जिसमें कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की बात आएगी। ठीक, तो ये फाउंडेशन स्टेज के बारे में एनईपी 2020 कहती है। फाउंडेशन स्टेज 5 साल के लिए, 3 साल के लिए प्रिपरेटरी स्टेज, उसके बाद मिडिल स्टेज आपका 6 से 8 तक के लिए और 4 सेकेंडरी स्टेज है। तो एनईपी 2020 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन स्क्राइबल ऑन वॉल्स, फ्लोर्स एंड पेपर्स ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स दिस। मतलब यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं? बच्चे शुरुआती वर्षों के दौरान दीवार, फर्श या और कागजों के आड़ी तिरछी लकीरें, स्क्रैबल मतलब तिरछी लकीरें, तिरछी लकीरों की खींचते हैं। यह क्या है? इस पार्ट ऑफ इमर्जेंट लिटरेसी, मतलब कि यह सीखने का जो उभरती साक्षरता है। इमर्जेंट लिटरेसी का मतलब होता है उभरती साक्षरता। तो क्या ये है? उसके बाद हैज नो वैल्यू। अब देखिए यहाँ नो वैल्यू का मतलब ही निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है हैज नो वैल्यू फॉर लर्निंग, यह सीखने का कोई मूल्य नहीं है। इज मैथमेटिक्स लर्निंग, मतलब गणित सीखना है। यह इज लैंग्वेज लर्निंग, मतलब भाषा सीखना है। तो ये सब गलत है।
कौन सा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इज पार्ट ऑफ इमरजेंस लिटरेसी। ये किसमें आता है? जब छोटे बच्चे दीवार में टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचते हैं तो यहाँ से उनकी शुरुआत होती है किसकी? राइटिंग की। ठीक है, तो कौन सा? आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज एंड एक्विजिशन। मतलब भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? इज नॉट ट्रू, यहाँ पर हाईलाइट करिए कौन सी बात सही नहीं है, उसके बारे में बताना है। यहाँ दे रहा है पहला, ऑल चिल्ड्रेन कैन लर्न मेनी लैंग्वेज इफ गिवन अपॉर्चुनिटी एंड इन्वायरमेंट। इसका मतलब कि अवसर और वातावरण मिलने पर सभी बच्चे भाषाएं सीख सकते हैं, ये सही है। लेकिन प्रश्न के अनुसार यहाँ प्रश्न नॉट ट्रू मतलब असत्य के बारे में पूछ रहा है, उसको हमें बताना है, तो ये आपका सही है। सेकेंड बी ऑप्शन क्या करा? फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेयर्स इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। मतलब पहली भाषा दूसरी भाषा सीखने में बाधा बनती है, बाधा डालती है, यही गलत है। और प्रश्न के अनुसार बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पहली भाषा दूसरे भाषा सीखने में बाधक नहीं होती, साधक सहायता प्रदान करती है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद यहाँ लैंग्वेज लर्निंग शुड बी बिगिन फ्रॉम मीनिंग एंड मूव टू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम। मतलब कि जो भाषा सीखने का अर्थ शुरू होना चाहिए कहाँ से? समझ की ओर से बढ़ना चाहिए, तो ये भी आपका सही है। उसके बाद फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट, देखिए यहाँ पर आ गया फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट लर्निंग ऑफ सेकेंड, मतलब दूसरी भाषा की सहायक, तो ये भी आपका सही है। लेकिन यहाँ असत्य पूछ रहा है तो असत्य आपका ओनली बी ऑप्शन है। तो साथियों ये इंग्लिश पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। सीटेट में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ये सारे प्रश्न आपको नंबर देके ही जाएंगे और इनसे आप कई और शिक्षण के प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अब यहाँ पर यूपी टेट का पूरा क्लास आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे सबको इसका लाभ पहुंच सके और अपने स्कोर को कमेंट में जरूर बता दिया करें। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।